जी, आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हो गई। फहरिस्त में 19 लाख से ज्यादा अफराद के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इन अफराद में मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने वाले फौजी और सरहद पर दुश्मन से बरसरे पैकार होते हुए जान की बाजी तक लगाने वाले जवान शामिल हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सरहद के मुहाफिजों को यह कहा जाए कि वो मुल्क का बाशिंदा ही नहीं, तो यकीनन उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू रवां हो जाते हैं। आसाम में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और कई हसास इलाकों में नाफिज दफा 144 के दरमियान एनआरसी की हतमी फहरिस्त ऑनलाइन जारी कर दी गई। इस फहरिस्त में 19,06,657 अफराद के नाम गायब हैं, जिनके लिए परेशानियां अब बढ़ने वाली हैं। वहीं एनआरसी की हतमी फहरिस्त में 3,11,21,004 अफराद के नाम शामिल हैं। हालांकि एनआरसी की हतमी फहरिस्त में बेशतर ऐसे खानदान भी शामिल हैं जिनके कुछ फैमिली मेंबरान का नाम फहरिस्त में शामिल है, तो कुछ के नाम फहरिस्त से गायब हैं। एक ऐसा ही नाम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद सनाउल्लाह का भी है, जिनका भी भी एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है। ताहम मोहम्मद सनाउल्लाह को उम्मीद है कि उन्हें अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। तो मेरा नाम तो नहीं आएगा, कारण एज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक मैं अभी जो डिक्लेयर किया है उसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, उसका फैसला आया नहीं, इसलिए तो आने का संभावना नहीं है। तो देखा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का मेरा तो पूरा भरोसा है, मेरे को न्याय मिलेगा। उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, पक्का मेरे को एनआरसी का मैं हकदार हो जाऊंगा, इतना मेरा भरोसा है। कुछ ऐसा ही साबिक फौजी विमल चौधरी के साथ भी हुआ है। विमल चौधरी का नाम एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है। विमल चौधरी आसाम के करीमगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने मुल्क की सरहद की निगरानी की है और जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर अब खुद को हिंदुस्तानी बाशिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। আপনার নাম না আসে এখন কি বলেছে অফিস থেকে? এখন বসে বলেছে না, আমি কিছু করার নাই। আমি 1981 জানুয়ারি মাসে আমি সিগনালপুর আর্মিতে জয়েন করি। আর্মিতে প্রায় 20 বছর 19 বছর 9 মাস চাকরি করার পর আমি ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট আসি 31 আগস্ট। তারপরে আসার পর এখানে আমি আসাম পুলিশের বর্ডার ব্রাঞ্চে আমি চাকরি করতেছি, বর্তমানে এখনও আছি আমি। তারপর এখন দেশের সুরক্ষা বাবদে ডিউটি করার পরও আমাদের নাম নাই। এই অবস্থায় এখন বাকি অন্যান্য যে লোকদের নাম সুরক্ষিত থাকবে, এটা কীরকম বিশ্বাস করা যায়? আপনি কি মনে হয় এই এনআরসিটা কি শুদ্ধ এনআরসি? না, এটা কোনো সময় ভাবা যায় না শুদ্ধ এনআরসি। कंजरुल इस्लाम के बड़े बेटे का नाम तो एनआरसी में शामिल है, लेकिन छोटे बेटे के नाम के आगे रिजेक्ट लिखा हुआ है। कंजरुल इस्लाम के मुताबिक उन्होंने मुताल्लिका महकमे को शहरियत के तमाम दस्तावेजात फराहम कराए थे। मेरा पहले लिस्ट में तो मेरा फैमिली का 4 मेंबर था, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको नोटिस दिया छोटा लड़के के लिए आया था, बोला फिर डॉक्यूमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट में कोई लिंक नहीं है, फिर दे दिया। उसके बाद बोला सेकंड लिस्ट में आ जाएंगे, फिर सेकंड लिस्ट में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्लेम किया था, तो उसके बाद और 2 दफ़े हमको बुलाया। बुलाने का बाद हम बोला है ये किस कारण से उसका नाम है, मिले नहीं उसका लिंकेज और उसका बर्थ सर्टिफिकेट कोई हम लोग लिंक नहीं मिला, इसलिए नहीं है। तो उसके बाद फिर हमको बुलाया सर्किट हाउस में, फिर बोला बोले फिंगरप्रिंट आपका हो गया, फिंगरप्रिंट देना है, ठीक है, फिंगरप्रिंट दे दिया। तो आज जब लिस्ट आया तो मैंने लिस्ट का तो नाम आया, लेकिन उस लिस्ट में क्या है आपका बेटे का नाम? रोहन अख्तर बड़गुइया। तो उसके बाद यह हमें रिजेक्ट ले 19 लाख से ज्यादा अफराद जिनके नाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए हैं, वो अपनी शिकायत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने रख सकते हैं और इसके लिए उन्हें
120 दिनों का वक्त भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं एनआरसी की पुरजोर वकालत करने वाली बीजेपी हतमी फहरिस्त के इशाअत पर खुश नहीं है। आसाम बीजेपी के कुछ लीडरों की बयानबाजी ने अपोजिशन जमातों को एनआरसी पर निशाना लगाने का शानदार मौका जरूर फराहम कर दिया। आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त पर जमकर सियासत की जा रही है। वैसे फहरिस्त के जारी होने से कबल ही आसाम बीजेपी की जानिब से एनआरसी की मुखालिफत में आवाज बुलंद होने लगी थी, लेकिन फहरिस्त के जारी होते ही ये मुखालिफत मंजर आम पर आ गई। आसाम हुकूमत में वजीर हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि हकीकी हिंदुस्तानी शहरियों के नाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त में नहीं है। इनका मानना है कि मजीद गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम इस फहरिस्त में शामिल होने चाहिए। उन्होंने दोबारा तौसीख कराने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में हेमंता बिस्वा शर्मा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात भी कह रहे हैं। इनके मुताबिक खामियों और गलतियों से पाक एनआरसी के लिए ऐसा करना जरूरी है। जब बीजेपी की जानिब से ही ऐसे बयान आने लगे तो अपोजिशन को जैसे मरकज पर निशाना लगाने का सुनहरा मौका मिल गया। कांग्रेस और एमआईएम ने एनआरसी को पूरी तरह नाकाम करार देते हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। दादा, मनोज तिवारी ये कहते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी घुसपैठी है, उनको भी हटाना चाहिए, दिल्ली में भी एनआरसी आना चाहिए। तो एक एनआरसी लेके वो तो मतलब तय नहीं कर सकते, एक एनआरसी को लेकर फंस गए। और अगर चाहते हो तो ले सकते, उन्हीं की तो सारे सरकार है, वो हर जगह ले सकते, सदन के अंदर भी ले सकते। क्योंकि मैं भी एक बाहर वाले हूँ, मेरा पिताजी बांग्लादेश में रहते थे, मुझे भी ले सकते, निकल दे सकते थे। तो हर जगह लग सकते, वो तो पार्टी देश उनकी है, वो हर जगह कौन मना करते हैं सब लाने के लिए। लेकिन जो एनआरसी आसाम में चल रहा है, उन एनआरसी को तो संभालने नहीं सकते हो। तो अगर इससे अगर वो चाहे कि हम हर प्रदेश में ले जाए तो ले जा सकते हैं। वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है, अब वो झूठ बोल रहे थे, एनआरसी सच कह रही है। एक क्या बोलते हैं, मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था वो तो खत्म हो गया। अभी अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो। इसीलिए वो कहते हैं हम एनआरसी नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको ख़त्म करिए इसको। आपने गैर ज़रूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते। हालांकि एनआरसी पर सियासत नई नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एनआरसी सियासत की ही देन है तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी कर इस उम्मीद का इजहार किया कि 16 नवंबर तक बाबरी मस्जिद का फैसला आ जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुल 7 मुकदमों की पैरवी कर रहा है। अब तक की कानूनी पेशरफ्त पर बोर्ड ने इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही मुसलमानों से इस मामले में सब्र और तहम्मुल की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि बोर्ड की तरफ से मौलाना वली रहमानी ने एक तहरीरी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1949 तक मस्जिद में नमाज हो रही थी, लेकिन 22 दिसंबर की रात को ही अंधेरे में मूर्तियां रख दी गईं। और अब बात करते हैं माह मुहर्रम की तैयारियों की। मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला-ए अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। माह गम यानी माह मुहर्रम का आगाज हो चुका है। शहीदान करबला की याद में इमाम बाड़ों में फर्श अज़ा बिछ गई है। अज़दारों की तरफ से करबला के शहीदों का पुरसा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इलाहाबाद के इमाम बाड़ों में अलम और ताज़िए नस्ब कर दिए गए हैं। शायरों और अदीबों की तरफ माह मुहर्रम के हवाले से करबला के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की जा रही है। सजा है ताज़िया खाना हुसैन का,
जब से सजा है ताज़िया खाना हुसैन का, मेहमान हो गया है घराना हुसैन का। ले जाओ मजलिसों से तबर्रुक की शक्ल में, ले जाओ मजलिसों से तबर्रुक की शक्ल में, तक़सीम हो रहा है ख़जाना हुसैन का, तक़सीम हो रहा है ख़जाना हुसैन का। और मातमे शह का ज़माना आ गया, मातमे शह का ज़माना आ गया, हमको अपना गम भुलाना आ गया, हमको अपना गम भुलाना आ गया। जाने ज़हरा का सजा कर ताज़िया, जाने ज़हरा का सजा कर ताज़िया, हमको अपना घर सजाना आ गया, हमको अपना घर सजाना। आँखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम, आँखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम, शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। चश्मे फुरात बहती रही मजलिसों के बीच, हमने कभी ना देखा ये दरिया घटा हुआ। 61 हिजरी का वो तपता सहरा रेत का दरिया सुर्ख उजाला काली रात थी और जिगर गोशाए रसूल और बतूल मौलिम अखलाक सफ़ीना निजात, हिदायत के चिराग उम्मत के नाखुदा पासबान शरीयत गोशवार अर्श, दरियाए जूद सखा शहनशाह मज़लूमीन नूर चश्मे मुस्तफ़ा, लखते दिले शेर हिला जंग आज़ादी का हीरो हुर्रियत का बादशाह, हामिल शर मुबीन मजमुए खुल्क हसन ज़ग़बे ज़रगा में हक़ लश्कर शिकन रेगज़ार करबला पर आलम इंसानियत को यही पैगाम दे रहा था कि हुसैन नाम है इंसानियत के जौहर का, हुसैन नाम है शेर खुदा के दिलबर का, हुसैन नाम है इसार के पैगंबर का। रसूल पाक जिसे दिल का चैन कहते हैं, उसी को अहले बसीरत हुसैन कहते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी के हौसले बुलंद है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही वज़ीर आला बनेगा। नकवी ने दावा किया कि महाराष्ट्र और तमाम अक़लियती तबक़ात की ताईद मोदी हुकूमत को हासिल है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल एक तरफ महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस महाजनादेश यात्रा निकालकर आवाम की हिमायत जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी अक़लियती लीडर ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अक़लियती तबकों को जोड़कर इसे वोटों में तब्दील किया जाए। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और काबिनी वजीर का दर्जा रखने वाले हाजी अरफात शेख के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए मुसलसल अवामी राब्ते के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए। इस दौरान MNS, कांग्रेस और NCP के कई लीडर बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर नकवी ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी में दीगर पार्टियों के लीडर लगातार शामिल हो रहे हैं। मरकजी वजीर ने यह दावा भी किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही वज़ीर आला फिर से बनेगा। हमारी पार्टी में नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। हमारी पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा के पास आता है वो आने को तैयार है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टियां तो बेनामी प्रॉपर्टी बन गई हैं, जिन्होंने कि टूलेट का बोर्ड तो लगाया हुआ है लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। प्रियता बीजेपी का ही सीएम बनेगा निश्चित तौर से। यहाँ पर जो है वो जो गठबंधन है वो जीतेगा और पूरा मुझे विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने कहा कि अक़लियती तबका बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों ने अक़लियतों के लिए सिवाय यकीन दहानी के और कुछ नहीं किया। वहीं फिल्म अदाकारा ईशा कोप्पिकर ने कहा कि आम आवाम की तरक्की के मुद्दे को लेकर लोगों तक पहुंचना ही उनका हदफ है। मुस्लिम कांग्रेस से करनी काट रहे आजकल, ये तो पहले था क्योंकि उनको पता चल गया कि कांग्रेस ने इतने साल हमको बेवकूफी बनाया, राष्ट्रवादी ने बेवकूफी बनाया। राष्ट्रवादी का तो आप देखो घड़ी बंद हो गई, सेल भी निकल गई। ऐसी हालत है कि अभी नवी मुंबई से आप देखिए कि काफी बड़े पैमाने पे आज यहाँ पे प्रवेश है। उनको कहा कि हम नवी मुंबई में करेंगे, नहीं हमको उतने टाइम रुकना ही नहीं है। मतलब इतनी लोगों को ये चीज हो गई कि हमको एक मिनट भी वहां पे रुकना नहीं है, ऐसी हालात वो पार्टियों की हो गई। यही एक सबसे बड़ी मिसाल की बात है। आप देख सकते हो कि बड़े उलमा यहाँ पे खड़े हुए, बड़े जिम्मेदार यहाँ पे खड़े हुए। आज मीरा भाईंदर के अंदर बड़े पैमाने पे ऑफिस का जब उद्घाटन हो रहा है तो उसके अंदर काफी लोग खुद होकर शामिल हो रहे हैं। हमारी जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी की ही ट्रांसपोर्ट विंग है, न भारतीय शिवातुक संगठन। ये बहुत ही बड़ी संगठन है और हमारे बहुत मेंबर्स हैं और हमारे पार्टी ने उनको ये विश्वास दिलाया होगा जिसकी वजह से हमारे साथ इतने लोग आज जुड़े हुए हैं और जुड़ ही रहे हैं। दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमने कुछ ऐसे प्रॉमिसेस की हैं जो हम निभा रहे हैं और इसकी वजह से
से भी तो भरोसा बनता है। तो हमारी कोशिश यही है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे उस समस्याओं को दूर करें। महाराष्ट्र में बीजेपी का ही वज़ीर आला बनने के पार्टी लीडरों के बयान के बाद हलीफ जमातों के साथ इसके रिश्तों में तल्खियां पैदा होने के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तहरीक आज़ादी में रियासत भोपाल के मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख रोशन बाब की हैसियत रखती है, मगर शरपसंद अनासिर के जरिए भोपाल की तारीख को जिस तरह से मस्क करके पेश किया जा रहा है उसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। और इन तमाम ख्यालात का इजहार खान शाकिर अली खान मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक़दा सेमिनार में दानिशवरों ने किया। सेमिनार में मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शाहनवाज खान की लिखी किताब का इजरा किया। 1947 में आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भोपाल में जश्न मनाया गया था, अपने तौर के ऊपर जिस तरीके से मनाया जा सकता था मनाया गया था। तो वो विलीनीकरण आंदोलन दरअसल भोपाल को आज़ाद करवाने का आंदोलन नहीं था, बल्कि भोपाल को पड़ोस की रियासत में मर्ज करने का आंदोलन था, विलीन करने का आंदोलन था। और उस वक्त ये आंदोलन यूँ शुरू हुआ था, जो शाकिर अली खान ने अपने विलीनीकरण के जो है वो मामले में लिखा है, विलीनीकरण के ऊपर एक लेख लिखा था, उसमें लिखा उन्होंने कि चूंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नवाब के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने पे बनाई गई थी और उस पॉपुलर गवर्नमेंट में कुछ लोग मंत्री नहीं बनाए गए थे, तो उन मंत्रियों ने नाराज होके भोपाल में आंदोलन शुरू किया। मुझे इस बात की खुशी है कि शाहनवाज खान साहब ने अपने छोटी सी जो पुस्तिका निकली है उसमें उन्होंने विलीनीकरण के बारे में कुछ बातें कही हैं। ने वकालत के बाद कलम उठाया और विलीनीकरण आंदोलन पे अपना लिखना शुरू किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और कोशिश करता हूं कि इस रास्ते पे आगे चलते रहें और जितने लोग भी विलीनीकरण आंदोलन में जहां जहां शामिल हुए उन सब के ऊपर कोई किताब लिखें, जो हम मुझसे और मेरे साथियों से मदद होगी वो हम सब पूरा करेंगे। पाकिस्तान हर मुहाज पर नाकाम साबित रहा है। गरीबी, माशी बहरान से पाकिस्तान दो चार है। इन हालात में जंग पाकिस्तान को मजीद बर्बादी की तरफ ही ले जाएगी। बेंगलुरु में मुस्लिम दानिशवरों, साबिक पुलिस ऑफिसर्स ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन खलील मामून ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, वहां के हालात को अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान हर मुहाज में नाकाम दिखाई देता है। साबिक पुलिस ऑफिसर एनडी मल्ला, मारूफ अदीब आजम शाहिद ने भी हिंद पाक के दरमियान जारी कशीदगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही कमज़ोर है, सियासी एतबार से, मिलिट्री एतबार से। हिंदुस्तान ने जो कुछ हासिल किया है गुज़िश्ता 70 साल में, उसका अशर अशीर भी नहीं है उनके पास। धमकियाँ दे सकते हैं वो, फिर अमेरिका को जाके उकसा सकते हैं वो। वहाँ के लोग कौन से खुश हैं? वहाँ आप जाके देखो पाकिस्तान में। मैं गया हूँ पाकिस्तान में, वहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है, ज़मींदारी सिस्टम इतनी बड़ी है। एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार एकड़ ज़मीन है वहाँ पर। वो कानून पास करने ही नहीं दिया उन्होंने, और पूरा जो है मिलिट्री के पास है वो पूरा इख्तियार। मैं खुद ये समझता हूँ हमेशा से कि ये सब मुद्दे इसलिए लाए जा रहे थे या फिर उठाए जा रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम से, माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी नाख्वानदगी है, फिर हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, इससे हमें दूर रखने के लिए हमारे ये सब मुद्दे आते हैं। तो 370 मेरे लिए तो कोई भी मुसलमान के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए। वो एक स्पेसिफिक रीजन का एक मुद्दा है, जिसको हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, अपने प्रूडेंस में जो बेहतर समझते हैं वो करते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई पाकिस्तान का कुछ भी कहे वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। पाकिस्तान एक हुकूमत है, वो उनका अपना नजरिया होगा जो भी है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है वो हमारे लिए। हम उनकी धमकी का जवाब देने के लिए हमारी हुकूमत तैयार है, हमारी आर्मी तैयार है। हमें कोई सरोकार नहीं, खास करके मुसलमानों को उनसे किसी से भी सरोकार नहीं होना चाहिए। हमेशा पाकिस्तान जो है ज़रा जल्दबाज रहता है। जंग जो है जहाँ भी हो, सरहदों के पार, इसका नुकसान हमेशा मासूम लोग
उसका क्या कहते हैं उसका टारगेट हुआ करते हैं। जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, मसालिहत की कोशिशों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जब हम जंग और हथियार की बात करते हैं उससे पहले हमारी ये कोशिश हो कि हम अमन के क्या रास्ते हैं वो तलाश। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक